हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे जो है वो एकदम स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है वो क्लास 12 की भौतिक विज्ञान की पहली क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोगों की क्लास 12 की भौतिक विज्ञान की पहली क्लास है। जी हाँ, इस क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर को। कौन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। ये भौतिक विज्ञान की क्लास 12 की जो पहली बुक है, भाग 1 वाली, उस बुक का ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। चलिए अब हम समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। ये हमारा जो है भौतिक विज्ञान की भाग 1 जो किताब है, उस किताब की पहली यूनिट का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो हम लोग जो है वो आज से इन क्लासों को जो है वो प्रॉपर वे में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, समय है पेपरों के लिए। और अगर हम इन क्लासों को आज से स्टार्ट ना कर और थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हर टॉपिक को जल्दी जल्दी से पढ़ना पड़ेगा और उनको तैयार करना पड़ेगा। तो जो हम किसी टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी तैयार करते हैं तो वो टॉपिक हमारे अनक्लियर रह जाते हैं। इसीलिए जो है वो हम लोगों ने ये विचार बनाया कि अब की जो है वो क्लास को जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा समय रहेगा तो हम हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छे से जो है वो आप लोगों को समझा सकेंगे और क्लियर कर सकेंगे। तो और साथ ही साथ जो है वो हम आप लोगों को इन चैप्टरों को इतने अच्छे से और इतनी डीपली समझा देंगे, फिर उसके बाद अगर आप जो है वो नीट या जेई के भी पेपर देते हैं और उनमें अगर इन चैप्टरों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो वो टॉपिक आपको जो है वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन टॉपिक्स को जो है वो हम यहीं पर अच्छे से क्लियर कर देंगे। एकदम बारीकी के साथ एक बारीक से बारीक चीज़ों को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है वो इस चैनल को, जो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को जो है वो अपने दोस्तों को या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन पर शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकें और भौतिक विज्ञान के इस पहली क्लास को अटेंड कर सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हमसे इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर का देखिए नाम हमें दे रखा है स्थिर वैद्युतिकी। अब इसके नाम को जो है क्या है, इसका नाम है स्थिर। स्थिर मतलब क्या होता है? स्थिर मतलब देखिए सभी बच्चे जानते हैं, स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। और वैद्युतिकी मतलब क्या होता है, आवेश। वैद्युतिकी मतलब क्या होता है, आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हो गया, रुका हुआ आवेश। यानी कि इस पूरी यूनिट में जो हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, इस पूरी यूनिट में हम लोग अध्ययन करेंगे रुके हुए आवेश का। जी हाँ, इस पूरी यूनिट में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, रुके हुए आवेश का। यानी कि ऐसा आवेश जो चल नहीं रहा है। अब समझिए बात को, अगर आवेश चल नहीं रहा है, आवेश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो जब आवेश चल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि हम लोग इस पूरी यूनिट में QV0 का अध्ययन
करेंगे, यानी कि ऐसे आवेश का हम अध्ययन करेंगे जिसका वेग जो है वो कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि जब किसी वस्तु का वेग शून्य होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वस्तु कौन सी अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्तु जो है विराम की अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, या रुकी हुई है, चलायमान नहीं है। तो इस पूरे यूनिट में, अच्छा इस यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है हमारी, इस यूनिट में हमारे 2 चैप्टर आते हैं और फिर इसमें जो है पूरी यूनिट में हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, रुके हुए आवेश का। और जब हमारा आवेश चलना शुरू करेगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे किसमें, विद्युत धारा वाले चैप्टर में, यानी कि जहां से हमारा आवेश चलना शुरू होगा वहां से हमारा कौन सा यूनिट चालू हो जाएगी, विद्युत धारा वाली। और जब तक हमारा आवेश रुका रहेगा तब तक हम लोग किस यूनिट की योग तैयार करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी को। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हमारे समझ में आ गया। स्थिर वैद्युतिकी को अगर हम लोग समझते हैं, लिखते हैं, डिफाइन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, रुका हुआ आवेश। स्थिर वैद्युतिकी में किसका अध्ययन करना है हमें, रुके हुए आवेश का, यानी कि ऐसा आवेश जिसका वेग जो है वो कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब किसी वस्तु का वेग शून्य होता है, 0 होता है, तो वो वस्तु जो है वो हमेशा किस में होती है, रेस्ट की अवस्था में होती है, यानी कि रुकी हुई होती है, विराम की अवस्था में होती है। विरामावस्था आप लोगों ने छोटे क्लास में यानी कि 9th 10th में पढ़ी होगी, विराम की अवस्था, गति की अवस्था। तो चलिए अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, रुके हुए आवेश का। अब हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, क्या, आवेश। रुका हुआ तो हम समझ गए कि जो वस्तु रुकी हुई है यानी कि विराम की अवस्था में है, जो हिल डुल नहीं रही है, उसे कहते हैं रुका हुआ। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आवेश के बारे में। आखिर ये आवेश होता क्या, कहते किसको हैं, कि ये आवेश हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं कि रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है। आखिर ये आवेश है कौन सी चीज़, किस चीज़ को आवेश कहते हैं। पहले तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जब हमारे आवेश समझ में आएगा तब हम जाकर कहीं समझ पाएंगे कि ये चैप्टर में रुके हुए आवेश का क्या मतलब है। तो आवेश की अगर बात करी जाए तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि आवेश आखिर होती कौन सी चीज़ है। वैसे हम लोगों ने छोटे क्लासों में आवेश की कई सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी। अब एक नए तरीके से हम आपको समझाते हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ी है, कक्षा 10 में पढ़ी है, कक्षा 11 में पढ़ी है, अगर हम वही चीज़ कक्षा 12 में पढ़ें तो फिर फ़ायदा ही क्या है हमारे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ने से। अगर हमारे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो हमारी नॉलेज का भी स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमारी नॉलेज जो है वही कक्षा 9 वाली है और हम पहुंच जाएं कक्षा 12 में, तो फिर वेस्ट है हमारा पढ़ाना भी और हमारा पढ़ना भी। हमको हमेशा जो है वो अपनी क्लास की स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना चाहिए। अगर हमको जो है वो नॉलेज हमें अभी भी वही कक्षा 9 वाली मिल रही है तो गलत है। हमको जो है वो अपनी डेफिनीशंस को, उसकी गहराइयों को जो है वो और डीपली जाते रहना चाहिए, ताकि जो चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी उससे ज़्यादा हमको जो है उसके बारे में क्लास 10th में नॉलेज हो, और फिर उससे ज़्यादा हमें उसके बारे में क्लास 11th में, और उससे ज़्यादा उसके बारे में हमें क्लास 12th में नॉलेज हो। अगर हमको जो है वो नॉलेज हमारी वहीं पर रुकी हुई है और हमारे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब है हम सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं। रट के नंबर ले आना तो आसान काम होता है, लेकिन समझना साइंस को ये थोड़ा सा एक टिपिकल काम है। हम साइंस को तभी समझ सकेंगे जब हम सवाल करेंगे। अगर हम सवाल नहीं करते हैं तो फिर हम साइंस को समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको डीपली टू डीपली, यानी कि जितनी गहराई से हम आपको समझा सकते हैं उतनी गहराई से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हमारी क्लास अटेंड करने के बाद और तमाम यूट्यूब पे पड़ी हुई क्लासेस को अटेंड करने की आवश्यकता
ना पड़े, क्योंकि जितना मटेरियल हम आपको दे देंगे इतना इनफ है। इससे ज़्यादा मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये हम आपको वादा करते हैं। नहीं आप तो आप चेक करके देखिएगा, मेरी क्लास को आप अटेंड कीजिए, उसके बाद अब आप यूट्यूब पे पड़े हुए तमाम बड़े बड़े चैनल्स की क्लासों को आप अटेंड करें और देखें क्या हमने जितना डीपली से आपको बताया है, क्या उतनी डीपली से उन्होंने आपको समझाया कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने सवाल इस चैप्टर की तरफ। हम बात कर रहे थे आवेश की। तो देखिए आवेश क्या होता है। अगर हमसे एक सवाल किया जाए कि हम पृथ्वी पर जो है वो रुके हुए क्यों हैं, हम पृथ्वी पर रुके हुए क्यों हैं, तो जवाब हमको मिलेगा कि पृथ्वी में एक बल होता है। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो हमें जो है वो अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। इसीलिए तो हम रुके हुए हैं पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम क्या पृथ्वी पर रुक पाते? नहीं, तो हम क्या होते? हवा में तैरने लगते। इसीलिए तो हम पृथ्वी पर रुक जाते हैं। तभी तो देखिए जब कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है या किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो ऊपर आसमान में क्यों नहीं चली जाती? क्यों? क्योंकि पृथ्वी द्वारा उसके ऊपर लगाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, और उस बल के कारण जो है वो पृथ्वी जो है वो उस वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? खींच लेती है। जैसे ये वस्तु है, इसको हम छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? सट नीचे। क्यों नीचे जाती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो एक खींचने की शक्ति होती है, और इसी शक्ति को हम नाम दिया गया है किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। अच्छा, तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हमें क्यों होता है? आखिर गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर क्यों लगता है? भाई कोई रीजन ही होगा कि हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर पाया जाता है द्रव्यमान। हमारे अंदर क्या पाया जाता है? द्रव्यमान। तो जिन चीज़ों में द्रव्यमान पाया जाता है, तो द्रव्यमान पाए जाने के कारण उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अच्छा, तो अगर हमारे अंदर से द्रव्यमान को एकदम गायब कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अगर हमारे अंदर से द्रव्यमान को एकदम गायब कर दिया जाए तो क्या हम पृथ्वी पर रुक पाएंगे? नहीं। तो हम पृथ्वी पर जो है वो क्या होंगे? रुक नहीं पाएंगे। तो हम लोग हवा में जो है वो क्या होंगे? तैरने लगेंगे। तो इसी कारण जो है आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर वस्तुएं जो हैं वो क्या होती हैं? तैरने लगती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा द्रव्यमान जो है वो शून्य हो जाता है, और जब हमारा द्रव्यमान शून्य हो जाता है तो हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगना जो है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो तभी तक हमारे ऊपर कार्य करेगा जब तक हमारे अंदर क्या है? द्रव्यमान है। तो ये तो हमारे बात समझ में आ गई कि हमारे अंदर द्रव्यमान है तो वो जो है वो क्या होता है? पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच लेती है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर भी जो है वो क्या है? बहुत सारा द्रव्यमान है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर भी तो भार है। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के अंदर भार ही नहीं है, वो पृथ्वी भारहीन है ना। हमारे अंदर भी भार है, द्रव्यमान है, और पृथ्वी के अंदर भी द्रव्यमान है। इसीलिए पृथ्वी जो है वो हमारे ऊपर क्या कर सकती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकती है, और हमारे अंदर द्रव्यमान है, इसीलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें हमने आपको बताई, फिर से इसको समझिए। पृथ्वी के अंदर भार होने के कारण पृथ्वी एक क्षेत्र बनाती है। क्या करती है? एक क्षेत्र बना लेती है। उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान होने के कारण वो क्या करती है? अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेती है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और उस क्षेत्र के अंदर जो भी द्रव्यमान रहित वस्तु होती है उन सब के ऊपर वो बल कार्य करने लगता है। तो पृथ्वी के अंदर जो है वो द्रव्यमान होने के कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करती है? उत्पन्न कर लेती है।
क्या करती है, उत्पन्न कर लेती। पहली बात, पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान होता है, इसीलिए वो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करती है, उत्पन्न कर लेती है, पैदा कर लेती है। दूसरी बात, हमारे अंदर द्रव्यमान होता है, इसीलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर द्रव्यमान ना होता तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाते। या अगर पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान ना होता तो पृथ्वी जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाती। तो एक बात हमारे समझ में आ गई, एक कॉमन चीज हमें मिल गई, क्या, द्रव्यमान। यानी कि अगर द्रव्यमान ना होता तो ना ही पृथ्वी जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र बना पाती और ना ही हम जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर पाते। उसी तरीके से जो है वो क्या होता है, आवेश। अब आवेश को हम आपको बताते हैं, जैसे कोई क्षेत्र है, ये मान लेते हैं कोई क्या है, एक क्षेत्र है। अब आवेश को अगर डिफाइन किया जाए तो आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। आवेश के कारण क्या होता है, आप समझिए, जिस तरीके से पृथ्वी में जो द्रव्यमान होता है उसके कारण क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी तरीके से आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न कर सकता है। यानी कि आवेश जो होता है वो किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। आवेश क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इसके प्रभाव का अनुभव कर सकता है। जिस तरीके से द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय क्षेत्र अनुभव कर भी सकता है और गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न भी कर सकता है। क्यों, देखिए, द्रव्यमान होने के कारण ही पृथ्वी जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र बनाती भी है और हमारे अंदर द्रव्यमान होने के कारण हम लोग जो हैं वो गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव भी कर पाते हैं। तो वहाँ पर द्रव्यमान कॉमन चीज है, वहाँ पर क्या है, द्रव्यमान कॉमन चीज है, कंपल्सरी चीज है। द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वीय क्षेत्र बनता भी है और द्रव्यमान के कारण ही हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव भी कर पाते हैं। उसी तरीके से उसी तरीके से आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी होता है और आवेश के कारण ही हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर पाते हैं। अब अनुभव कैसे कर पाते हैं, यहाँ तो हमारे समझ में आ गया कि कोई वस्तु को हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, वो भारी थी, उसके अंदर द्रव्यमान था, तो दोनों द्रव्यमान वाली चीजों ने आपस में एक दूसरे को क्या किया, खींच लिया। तो ये खींचने की जो शक्ति थी उसको हमने कह दिया गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो हो गया उसका अनुभव। अब यहाँ पर कैसे अनुभव हम कर पाते हैं आवेश का, तो उसके लिए ये तो चलो ठीक है, हमारे समझ में आ गया कि भाई आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न कर लेता है। लेकिन इसका अनुभव कैसे करता है, अब जैसे हम आपको बताएं। अच्छा, अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश है, अगर किसी वस्तु के ऊपर क्या है, आवेश है और उसको इस क्षेत्र से गुजारा जाएगा, यानी कि गुजारा जाए तो वो क्या होगी, अपने मार्ग से
विचलित हो जाएगी। अगर कोई आवेश रहित वस्तु है, ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई आवेश है, उसको जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की स्पेशली अगर बात करी जाए तो गुजारा जाता है, तो वो क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी के विपरीत अगर कोई ऐसी वस्तु, ये आवेशित हो गई, कैसी वस्तु है ये, आवेशित। और अगर कहीं ऐसी कोई चीज ले ली जाए जिसके ऊपर आवेश ना हो, यानी कि उदासीन, उदासीन, ऐसी वस्तु जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, वो क्या कहलाती है, उदासीन, न्यूट्रल, आवेश रहित। अगर कोई आवेश रहित कण है, उसको जब हम इससे गुजारेंगे तो वो एकदम सीधे निकल जाएगा। क्यों, उसके ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से जब वस्तु के ऊपर द्रव्यमान होता है, वस्तु में द्रव्यमान पाया जाता है, तो उसके ऊपर आकर्षण बल लगता है। लेकिन यदि अगर हमारे अंदर से कोई द्रव्यमान गायब कर दे तो हमारे अंदर आकर्षण बल नहीं लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर हमारे अंदर आवेश है तो हम जब विद्युत क्षेत्र से गुजरेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधे जाने के बजाय मुड़ जाएंगे। और अगर हमारे अंदर आवेश नहीं है तो जब हम यहाँ से गुजरेंगे तो बिल्कुल सीधे चलते चले जाएंगे। तो हमारे बात समझ में आ गई कि आवेश क्या होता है। बस देखिए, हमें आवेश की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब इस चित्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी परिभाषा को लिख सकते हैं। क्या हमारी परिभाषा है, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है, यानी कि वो किसी भी वस्तु की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है, आवेश किसी वस्तु की, वह आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और इसका अनुभव कर सकता है। ये हो गई हमारी क्या, आवेश की परिभाषा, डेफिनेशन। अगर हमसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन जो है वो हम किताब की उठाकर और आपको अगर लिखा दें या बता दें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन देखिए, कोशिश ये करिए कि जो हमने समझा है, जो हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डेफिनेशन लिखें। तो जब हमारा एक रटी हुई डेफिनेशन के अलावा एक हमारी समझी हुई डेफिनेशन जब हम कॉपी पर लिखते हैं, तो जब एग्ज़ाम में एग्जामिनर कॉपी को जांचता है तो उसको लगता है, उसको समझ में आता है कि हाँ, ये बच्चा अच्छा बच्चा है, इसने अपना नॉलेज जो है वो कॉपी में लिखा है, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अंक देता है। लेकिन अगर उसी के विपरीत हम लोग वही रटी हुई डेफिनेशन को लिखते चले जाते हैं तो फिर वो समझ जाता है कि ये एक रटा हुआ बच्चा है, इसने जो है वो इसके पास नॉलेज नहीं है, इसने सिर्फ रट लिया और कॉपी पर उतार दिया है, तो वो उस अकॉर्डिंग से नंबर देता है। तो अगर हमें 100 में 100, 100 में 100 मार्क्स को गेन करना है तो इसके लिए हमें अपनी कॉपी पर जो है वो अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करना होगा। उसके लिए हमें डेफिनेशंस को रटना नहीं है, डेफिनेशंस को क्या है, समझना है। अब उसी हिसाब से जो है, जैसा हम समझाएंगे उसी हिसाब से आप कॉपी पर उसको डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने क्या है, कोई डेफिनेशन को रटा नहीं, हम लोगों ने क्या किया, बस आवेश के दो चीज़ें समझी। आवेश क्या करता है, पहली चीज़, ठीक है, आवेश के हमने 2 पॉइंट समझे। आवेश का काम क्या है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। जिस तरीके से पृथ्वी जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, वैसे ही आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करता है, जिस तरीके से द्रव्यमान होने के कारण हम गुरुत्वीय क्षेत्र का, गुरुत्वीय बल का अनुभव कर पाते हैं, उसी तरीके से आवेश जो है वो इन दोनों क्षेत्रों का क्या करता है, अनुभव कर पाता है, अनुभव।
एक्सपीरियंस कर पाता है, उसको मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पर जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है। जब वो उस रास्ते से गुजरता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे हम लोग जब हवा चलती है तो क्या होती है, हवा में कहीं दिखाई थोड़ी ना पड़ती है, लेकिन हम क्या कर पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। उसी तरीके से जब आवेश उस रास्ते से गुजरता है जिस रास्ते के ऊपर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो वो भी इस क्षेत्र का क्या करता है, अनुभव करता है। और वो कैसे प्रकट कर पाता है, अपने सीधे रास्ते को चेंज करके। जैसे अभी वो सीधा एकदम जा रहा था, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन अपनी क्या करी, बदल दी, तो इसका मतलब है कि हम समझ जाते हैं कि उतने एरिया में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। तो ये हो गया उसका अनुभव। तो अब हमने इसकी डेफिनेशन देखी, कितने अच्छे से तैयार कर ली कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है, यानी कि आवेश जो है वो किसी वस्तु की वो फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़े ना, तो वो क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभाव का अनुभव कर सकता है। बस खत्म हो गई आवेश की परिभाषा। क्या है आवेश की परिभाषा? आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभाव का अनुभव कर पाता है। तो ये हो गया आवेश। अच्छा, आवेश हम लोगों ने आगे कुछ पिछली क्लासों में पढ़ा था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर समझिए आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश के प्रकार की अगर बात करी जाए, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के प्रकार, तो आवेश होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनावेश। कौन सा होता है? धनावेश। और एक होता है ऋणावेश। कौन सा होता है? ऋणावेश। ऋणावेश। अब दो तरीके के हमारे आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। यानी कि एक ऐसा आवेश होता है जिसके ऊपर लगा होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसके ऊपर लगा होता है धन चिन्ह। धन चिन्ह लगे होने के कारण ही उसको कहते हैं धन आवेश। और एक ऐसा आवेश होता है जिसके ऊपर लगा होता है ऋण चिन्ह, निगेटिव चार्ज, और ऋण चिन्ह लगे होने के कारण ही उसको कहते हैं ऋण आवेश। ये तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। हमने समझ लिया कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ आवेश। और फिर हमने समझा आवेश के बारे में कि आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकता है। उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने आवेश की बना ली परिभाषा। और फिर उसके बाद आगे चला तो हम आगे चले तो हमें ये पता चला कि आवेश आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आवेश के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। ठीक है ना? ये धन आवेश इसको कहते क्यों हैं और इसको ऋण आवेश क्यों कहते हैं? तो चलिए अब हम समझते हैं आवेश की संकल्पना। ये हमारा आता है किसमें? आवेश की संकल्पना। अच्छा, अब चलिए एक चीज हम आपको और बताते हैं। सबने जो है वो केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, क्या? ये हम लोगों ने इस तरीके के नाभिक पढ़े होंगे, है ना?
नाभिक पढ़े होंगे। यहाँ पर बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन। बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ जो है वो कौन चक्कर काटता रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले हेडिंग एक बनाते हैं, आवेश की संकल्पना, फिर हम बात करते हैं अभी इसके बारे में। कौन सी हेडिंग बनाते हैं? आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना। अच्छा, आवेशों की जो संकल्पना है वो किसके आधार पर की जाती है? पहली बात, आवेश की संकल्पना की जाती है इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। संकल्पना, आवेश की संकल्पना जो है वो किसके आधार पर की जाती है? इलेक्ट्रॉनों के। यानी कि आवेश का जो डिवाइडेशन है, ये धनावेश और ऋण आवेश, ये किसके आधार पर किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया जाता है। आखिर इसका जो है वो डिवाइडेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनों के ही आधार पर क्यों किया जाता है? प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं किया जाता है? न्यूट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं किया जाता है? हमें ये बात समझनी होगी। तो पहला पॉइंट तो आवेश की संकल्पना में हम लिख सकते हैं कि आवेशों की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब फिर हम समझते हैं कि ये क्यों दी जाती है। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं, आवेशों की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। पहली चीज, आवेश की जो संकल्पना है वो किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आखिर इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्यों दी जाती है? अब हम पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग देखो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि जो है वो हमारे जो है वो पास कोई भी डाउट ना रह जाए, और आगे भविष्य में हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें और उसमें अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल हमारा क्या होना चाहिए? वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग अपने बेस को अच्छे से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम 12th पास करें या आगे चलकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, हमारा जो है वो क्रॉस आउट होना जो है वो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ होती है बेस। ऊपर ऊपर सिर्फ डेफिनेशनों को याद करके और पेपर में लिख आने से हमारा जो है भला नहीं हो सकता है। हमें एक एक चीज़ की गहराई को समझना होगा, तभी जाकर हम आगे चलकर कोई कामयाबी पा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली टू डीपली जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश की संकल्पना जो है वो सदैव इलेक्ट्रॉनों के ही आधार पर क्यों दी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके का फिगर जो है वो हम लोगों ने समझा होगा किसमें? केमिस्ट्री में। और हम जानते हैं कि बीच में नाभिक होता है और नाभिक में जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटता रहता है। प्रोटॉन अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है। क्यों? कभी आपने समझा? देखिए इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में चला जाता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। लेकिन कहीं हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रोटॉन नाभिक को छोड़कर जो है वो यहाँ आ जाए? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है? सवाल हमारा ये है कि आखिर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर एक कक्षक से दूसरे कक्षक में पहुंच जाता है, तो प्रोटॉन नाभिक को छोड़कर जो है वो इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्यों नहीं आ जाता है? अगर ये चीज हमारे समझ में आ गई तो हमारे समझ में आ जाएगा कि आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्यों दी जाती है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्योंकि ये जो प्रोटॉन होता है ये नाभिक से बहुत ही तगड़े बल के साथ जुड़ा होता है।
बहुत ही जबरदस्त बल के साथ ये नाभिक के साथ जुड़ा होता है। जिस जबरदस्त बल को जो है वो हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। कौन सा बल कहते हैं, नाभिकीय बल। इस बल को हम कहते हैं नाभिकीय बल। अच्छा, दूसरी चीज और आपको बताते हैं, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस के 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम क्या होता है ये हम आगे चल के आपको बताते हैं कि आखिर ये कूलाम किसको कहते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया, माइनस के 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो है वो आवेश की होती है एक यूनिट। अभी इसके बारे में आगे इस क्लास में या इसके आगे वाली क्लास में बहुत डीपली तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कूलाम क्या होता है। हम एक एक चीज़ एक एक पॉइंट के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से समझाएंगे। इसीलिए हमने अपनी क्लासेस को जो है वो जल्दी स्टार्ट किया है ताकि हमें ज़्यादा समय मिले तो हम ज़्यादा डिटेल से आपको समझा सकें। तो ठीक है ना, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में कि माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अच्छा, इसी के विपरीत अगर हम प्रोटॉन का आवेश लिखें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और प्रोटॉन के आवेश में सिर्फ इतना फर्क होता है कि इसका आवेश माइनस का 1.6 होता है और उसका आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। उसका आवेश कितना होता है, प्लस के 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि दोनों का आवेश जो है वो दोनों पर आवेश तो होता है क्या, लगभग बराबर बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर भी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, इसके ऊपर भी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। वो एक अलग रीजन है कि उसका आवेश हमेशा ऋणात्मक होता है और इसका जो है वो आवेश हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। अच्छा, अब इसके विपरीत आ जाओ। अगर इनके द्रव्यमानों की बात की जाए, क्या करी जाए, इसके द्रव्यमानों की बात, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, किसका, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। कितना होता है, 1837 गुना होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1837 गुणे 1, यानी कि हो गया 1837। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन बेचारा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हुआ जाकर 1837। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 2 यूनिट हुआ तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1837 गुणे 2। इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से होता है क्या, बहुत ज़्यादा भारी। क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा वजनी होता है। ये बहुत ज़्यादा वजनी और भारी होने के कारण ये नाभिक से बाहर नहीं जा पाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का फुल्का होता है। इसीलिए जो है वो क्या होता है, ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो लेता है। तो 2 चीज़ें हमारे समझ में आई। पहली बात इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसके ऊपर नाभिकीय बल भी बहुत ज़्यादा
लगता है, जिसको ये तोड़कर बाहर नहीं जा पाता है, जिससे ये निकलकर बाहर नहीं जा पाता है। इसीलिए जो है ये चल ही नहीं पाता है, ये अपनी जगह पर ही बैठा रह जाता है, जिसके कारण ही हमेशा आवेशों की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती, क्योंकि जो चीज़ चल फिर ही नहीं पाए, एक जगह पर ही रुकी रहे, तो उसके आधार पर हम कोई भी संकल्पना नहीं दे सकते। जो चीज़ एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है, हम हमेशा जो है वो संकल्पना यानी कि नियम उन्हीं के आधार पर दे सकते हैं। तो बात हमारे क्लियर हो गई, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि आवेशों की संकल्पना सदैव किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो है वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भ्रमण कर सकते हैं। प्रोटॉन कभी भी जो है वो नाभिक से बाहर निकल नहीं पाता है। क्यों निकल नहीं पाता है, ये बात हमने बता दी आपको, क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1837 गुना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसके ऊपर नाभिकीय बल जो है वो उतना ही ज़्यादा लगता है। तो नाभिकीय बल से जो है वो ये बाहर क्या होता है, निकल नहीं पाता है, जिसके कारण ये अपनी नाभिक को जो है वो छोड़कर कहीं जा नहीं पाता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। तो अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनों की संकल्पना सदैव किसके आधार पर दी जाती है, आवेश की संकल्पना जो है वो सदैव किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ये धनावेश और ऋणावेश कैसे आ जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। कैसे, ये अब हम आपको समझाते हैं। धनावेश कैसे आता है, धनावेश सदैव आता है इलेक्ट्रॉनों की कमी से इलेक्ट्रॉनों की कमी से जब किसी नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर आ जाता है धन आवेश। अब ये धनावेश उत्पन्न कैसे होता है ये हम आपको समझाते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है, यानी कि जब किसी भी उसके पास नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या जाता है, धन आवेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी से सदैव क्या उत्पन्न होती है, धन आवेश उत्पन्न होता है। कैसे, ये समझिए। इलेक्ट्रॉन, देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश उत्पन्न होता है, अब चलिए हम इसको समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश कैसे उत्पन्न होता है। धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, जैसे अब हम लोगों ने जो है वो देखिए उसमें केमिस्ट्री में एक पढ़ा होगा सोडियम यानी कि Na। सोडियम पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा। Na इसमें कितना होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, ठीक, Na 11, ये सब जानते होंगे। कक्षा 10 में, कक्षा 11 में हमने खूब पढ़ा है, Na का क्या होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2,8,1, यही तो लिखते हैं ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। अच्छा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 11, क्योंकि हम जानते हैं, हमने नियम पढ़ा है रसायन विज्ञान में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। यानी कि अगर किसी भी नाभिक में 11 इलेक्ट्रॉन है तो उस नाभिक में 11 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो बात हम जानते हैं, ये रसायन विज्ञान की बात है, रसायन विज्ञान में खूब अच्छे से इसको पढ़ा होगा। अच्छा, अब दूसरा नियम हमने और रसायन विज्ञान में एक पढ़ा था कि सदैव नाभिक जो होता है वो अपने आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है, 8, यानी कि वो अपना अष्टक जो है पूरा बाहरी कक्षा को फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो ये भाई साहब जो हैं वो अपनी कक्षा को फुलफिल कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी कक्षा में उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8,
इनकी बाहरी कक्षा में है कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब भैया इनको या तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन उधार दे दे या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करें? दान दे दे। तो इनके लिए आसान काम क्या है? 7 इलेक्ट्रॉनों को उधार लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे देना। तो ये भाई साहब क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन को अपना क्या करेंगे? दान दे देंगे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान देगा, अब समझना, जब इसने अपने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2,8। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ये 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसने दान दे दिया। अब देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब इसका अष्टक हो गया पूरा, ये हो गया संतुष्ट। ठीक। अब जो ये हमें Na नया मिला है इलेक्ट्रॉन को दान देने के बाद, अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट समझो इसका क्या है कि आखिर ये धनावेश उत्पन्न होता कैसे है? धनावेश उत्पन्न कैसे होता है? अभी तक तो हम लोगों ने यही समझा था कि यही पढ़ा भी था कि भाई जब कोई किसी को दान दे देता है तो उसके ऊपर धन आ जाता है, जब कोई किसी से उधार ले लेता है तो उसके ऊपर चिन्ह आ जाता है। लेकिन इसकी असली कॉन्सेप्ट है क्या, वो समझिए अब आप कि आखिर ये जो कहा जाता है, ये स्टेटमेंट जो दे दिया जाता है कि अगर किसी ने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन उधार दे दिया तो उसके ऊपर 1 धनावेश आ गया, अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन उधार दे दिए तो उसके ऊपर 2 धनावेश आ गए, अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन उधार दे दिए तो उसके ऊपर 3 धनावेश आ गए। यही तो कहा जाता है। नहीं, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है। तो यहाँ पर से इस भाई साहब ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके बाहरी कक्षा में था उसने उसको उठा के दान दे दिया। तो अब जो इसका बचा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2,8। यानी कि कुल मिलाकर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? भाई इसके पास प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रह गए। प्रोटॉन थोड़ी ना कहीं इसने दान दिया, इसने दान किसको दिया? इलेक्ट्रॉन को। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने? 10, प्रोटॉन कितने? 11। तो कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से कितने ज़्यादा हैं? 1 ज़्यादा है। यानी कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1 यूनिट ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? 1 धन आवेश आ जाता है। बात समझ में आई? इसके ऊपर 1 धनावेश क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन जो है होने क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर होने चाहिए। नियम हमारा कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या की, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 1 यूनिट क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। इसीलिए जो है वो Na के ऊपर क्या आता है? 1 धन आवेश आ जाता है। तो अब हमारे बात समझ में आई? तो इसने क्या किया था? 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया था। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हुई? कमी। और प्रोटॉनों की अधिकता है ना, प्रोटॉनों की अधिकता है और इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो सदैव इलेक्ट्रॉन, अब हमने देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा था? सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। अब बात क्लियर हुई आपके? धनावेश क्यों उत्पन्न होता है? इसीलिए हमने लिखा था यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने दिया था, सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश उत्पन्न होता है। किसकी कमी से धनावेश उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश उत्पन्न होता है। और इसके विपरीत अब हम एक दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है। सदैव जो है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? अब इसको समझते हैं। जैसे हम लोगों ने जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा Cl17 कितना होता है? Cl17 होता है। Cl कितने होते हैं भैया? 17। तो अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो कितना होगा? 2,8,7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2,8,7। ठीक है ना? यही तो होता है। ठीक भाई, 2,8,7। अब इसको जो है वो Cl भाई साहब को अपना
अष्टक जो है, बाहरी कक्षा जो है वो पूरा करने के लिए क्या करना है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को उधार दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग ले। तो इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेना जो है वो क्या है, आसान काम है। भाई इनके पास 7 रुपए हैं, 1 रुपए की कमी पड़ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, 1 रुपए किसी से उधार ले लिए। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो उधार ले लेगा किसी से, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से उधार मांग लिया। अच्छा, ये तो हो गई थी हमारी किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की। प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे, 17, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे। फिर दूसरी चीज आ जाओ, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया तो इसके पास जो है 7 थे, अब कितने बन जाएंगे, इसके पास 8। कितने बन गए, 8, यानी कि अब हमारे पास हो गए 2, 8, 8। यही तो हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई। इसके पास कितने थे, 7। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से उधार मांग लिया तो ये जो 7 थे वो अब 1 मिलाकर कितने बन गए, 8। यानी कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 18। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17। अब हमारे समझ में आया कि यहाँ पर हो गई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा और प्रोटॉन हो गए कम। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने अधिक हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका आवेश होता है, ऋण का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। जब माइनस वाली संख्या बढ़ गई तो माइनस चार्ज लगा दिया जाता है। जब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या यानी कि पॉजिटिव संख्या बढ़ गई थी तो यहाँ पर हमारा आ गया था प्लस चार्ज। इसीलिए देखिए इलेक्ट्रॉनों के आवेश की संकल्पना का हमने दूसरा पॉइंट आपको दिया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। देखो इलेक्ट्रॉनों की क्या है यहाँ पर, अधिकता, तो कौन सा आवेश हमारा उत्पन्न हुआ, ऋण आवेश। तो बात हमारी यहाँ तक क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से सदैव क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉनों की कमी से सदैव उत्पन्न होता है धन आवेश। दोनों चीजें जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। सदैव इलेक्ट्रॉनों की संकल्पना जो है वो किसके आधार पर दी जाती है, आवेशों की संकल्पना किसके आधार पर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देते हैं। क्यों देते हैं ये भी हमने आपको बताया। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सदैव प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितने गुना अधिक होता है, 1837 गुना अधिक होता है। कितने गुना अधिक होता है, 1837 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस के 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्लस के 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर, सब समझ में आ गया, ठीक। आवेश का एक मात्रक हमें पता चल गया क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। आवेश का एक मात्रक क्लियर हो गया, कितना होता है, कूलाम होता है। अच्छा, और चलिए और थोड़ा सा आवेश के बारे में और पढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारियां जो हैं वो कलेक्ट करते हैं आवेश के बारे में। जब हम लोग बात ही कर रहे हैं आवेश की तो आवेशों के बारे में और थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेते हैं। बात करिए अगर आवेश की तो हमने देखिए छोटे क्लास में एक फार्मूला पढ़ा है विद्युत धारा का, सभी ने पढ़ा होगा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। सबने सूत्र सुना होगा ये वाला, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जरा सा हम फार्मूला लिखते हैं। चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं और आपको कुछ और जो है वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं आवेश का, ठीक है ना। चलिए, तो हम किस फार्मूले की बात कर रहे थे, विद्युत धारा की। विद्युत धारा का फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो चलिए हम जरा सा फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और बनाते हैं और यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं विद्युत इसका धारा का। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। क्या होता है, आवेश बटे समय। यानी कि यहां से अगर हम आवेश का मान निकालें तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत
धारा गुणे समय। ठीक है ना, ये तो सब लोग समझ गए। आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणे समय। यहां से अगर हम इस फार्मूले से आवेश का मान निकालते हैं तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणे समय। अच्छा, अब यहां से हम आवेश का एक नया मात्रक जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, एक नया मात्रक, नई यूनिट बनाते हैं। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक सबको पढ़ा है, सबने पढ़ा है, क्या होता है, एम्पियर। ठीक है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और गुणे समय, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सब जानते हैं, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो आवेश का एक और मात्रक हमें पता चल गया, क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। इसी को जो है वो कहते हैं क्या, एम्पियर सेकेंड। ये जो होता है इसी को शॉर्टकट में कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं, कूलाम। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। अब समझ में आया कि हम जो इतनी देर से आवेश के मात्रक के आगे कूलाम 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 लिख रहे थे, वो कूलाम क्या होता है, कूलाम का मतलब होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड जो होता है उसको इतने बड़े मात्रक को लिखने के बजाय उसका एक जो है वो एक यूनिक नेम रख दिया गया, एक निकनेम रख दिया गया, क्या, कूलाम। ठीक है, आप समझ में आ गया कि कूलाम क्या होता है। कूलाम जो है वो एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। फिर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये है कौन सा मात्रक, ये कौन सा मात्रक है, क्योंकि हमने कक्षा 11 में बहुत सारे मात्रक पढ़े होंगे, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, बहुत सारी पद्धतियां हमने पढ़ी है ना, उन्हीं के हिसाब से मात्रक निकाले। तो ये जो कूलाम है ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, ये होता है एसआई मात्रक। क्या होता है, ये आवेश का एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर कहीं पेपर में हमसे ये कह दे कि आवेश का एसआई मात्रक बताइए और नीचे आवेश के मात्रक लिख दे, फिर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें याद रखना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, अब चलो, जब यहाँ तक हम पहुँच ही गए हैं एसआई मात्रक, तो और थोड़े से और मात्रक हम आपको बता देते हैं। एसआई के बाद और हमने कौन सी पद्धति पढ़ी थी, सीजीएस। सीजीएस पद्धति पढ़ी थी ना, हाँ। तो अब चलिए सीजीएस, सीजीएस मात्रक। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम। कौन सा कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक, सीजीएस मात्रक क्या होता है आवेश का, स्टेट कूलाम। इसे ESU के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ESU, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम का शॉर्टकट क्या होता है, जैसे कूलाम का शॉर्टकट C होता है, उसी तरीके से स्टेट कूलाम का शॉर्टकट होता है ESU। ESU का मतलब होता है स्थिर वैद्युत इकाई। क्या होता है इसका मतलब, स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ESU का मतलब क्या होता है, स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई, ESU क्या होता है, स्थिर वैद्युत इकाई। तो हमसे अगर कहता है कि CGS मात्रक, यानी कि आवेश का CGS मात्रक बताओ, तो हम क्या लिख देंगे, आवेश का CGS मात्रक होता है ESU, यानी कि स्टेट कूलाम, जिसका पूरा नाम होता है स्थिर वैद्युत इकाई। जैसे एम्पियर सेकंड कूलाम का पूरा नाम है, वैसे ही स्टेट कूलाम का पूरा नाम क्या है, स्थिर वैद्युत इकाई। इसको शॉर्ट में कहते हैं ESU। तो चलिए, एसआई मात्रक हमने पढ़ लिया, CGS मात्रक हमने पढ़ लिया, अब कुछ और मात्रक जान लेते हैं। ठीक है ना, हाँ। अब एक चीज और आपको हम बता दें, क्या, ये हमने, अच्छा तो मात्रक तो आपको याद रखने, साथ में इन मात्रकों के बीच में संबंध क्या होता है ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये संबंध जो हैं
ये सारे संबंध हमारे काम आएंगे न्यूमेरिकल में। हाँ, ये सब संबंध हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। जैसे कूलाम और स्टेट कूलाम, कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड स्टेट कूलाम। अब इनमें क्या संबंध होता है, देखो एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। क्या होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के। किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है, एक कूलाम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। अच्छा, आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। अगर हमसे सवाल में पूछा जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताओ, जिससे बड़ा कोई मात्रक ही ना हो आवेश का, बाकी सारे उससे छोटे हों, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से। देखिए फैरड नहीं, फैरड और फैराडे दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, दोनों नाम अलग अलग, बहुत ध्यान से लिखिएगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्या है, फैराडे, ना कि फैरड। फैरड अलग है, फैराडे अलग है। फैराडे क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक फैराडे जो होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि 1F। एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम के। किसके बराबर होता है, 96500 कूलाम। यानी कि एक फैराडे जो होता है वो 96500 कूलाम के बराबर होता है। इतना बड़ा मात्रक होता है आवेश का। क्या होता है, एक फैराडे बराबर 9650 कूलाम। अब ये जो 9650 कूलाम हमें दिख रहा है, ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये। अगर हमसे कोई पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 96500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि इसको जो है वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए यहाँ से इस सूत्र से हमें 2 चीजें क्लियर हो गई। क्या, एक तो हमें पता चल गया 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96500 कूलाम के, और 1 मोल जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96500 होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96500 कूलाम होता है। और 96500 कूलाम किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। अब चलो इसका, हाँ अब चलो बात आ गई, तो यहाँ तक इतने संबंध हमने पढ़े हैं, तो एक और तुम्हें बता देते हैं। एक कूलाम जो होता है, अच्छा एक अन्य मात्रक, चलिए एक अन्य मात्रक कूलाम का और होता है EMU। हाँ अभी रुकिए, चलिए इसको ज़रा सा हम इधर साइड को रफ करते हैं और फिर आपको कुछ और नए मात्रक बताते हैं कूलाम इसके आवेश के। जब हम यहाँ तक पढ़ ही रहे हैं तो आवेश के हर छोटे से छोटे मात्रक और बड़े से बड़े मात्रक को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि पेपर में कुछ भी आए। ठीक है, हम क्लास को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि पेपर में हमारा कैसा भी आए पेपर, चाहे वो बहुत आसान आए, चाहे वो मीडियम क्लास का पेपर आए, चाहे बहुत ही हाई फाई पेपर बनाते, लेकिन पेपर कैसा भी आए, जो कुछ भी आएगा हमारी इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग जो है वो हर एक चीज़ को अच्छे से बारीकी से पढ़ लेते हैं।
इतना पढ़ लेंगे कि इससे इनफ पेपर आ ही ना पाए। हाँ, यही स्ट्रेटजी हमको अपनानी है, तभी हमारे नंबर आ पाएंगे 100 आउट ऑफ 100। जी हाँ, अगर हमको 100 में 100 नंबर लाने हैं तो हमें हर एक एक चीज़ को बारीकी के साथ पढ़ना होगा। तो चलिए अब इसके कुछ और मात्रक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए अब हम एक हेडिंग बना देते हैं अन्य मात्रक, ठीक है ना। ये आवेश के हो गया अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, ठीक। अन्य मात्रक, एक आवेश के इतने मात्रक तो हमने पढ़े। अब इसके अलावा कुछ एक और मात्रक पढ़ते हैं। एक आवेश का मात्रक होता है EMU। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने जो मात्रक आवेश का पढ़ा था वो होता है ESU, ये ESU है। अब एक और नया मात्रक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे कहते हैं EMU। क्या होता है मात्रक? EMU। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको हम क्या कहते हैं? EMU को कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का एक मात्रक होता है EMU, यानी कि ये कहलाता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। कौन सा मात्रक होता है ये? विद्युत चुंबकीय मात्रक। कौन सा मात्रक है ये? विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसी को ही हम कहते हैं ऐब कूलाम। कौन सा कूलाम? ऐब कूलाम। आपने कहीं पढ़ा होगा, या ऐब कूलाम। कौन सा कूलाम है? देखिए बहुत ध्यान से रखना है, कौन सा? ऐब कूलाम। EMU का ही शॉर्टकट नाम है, क्या है? ऐब कूलाम। इसको क्या कहते हैं? ऐब कूलाम। अब ये EMU यानी कि एक ऐब कूलाम जो है वो कितना होता है? तो देखिए एक कूलाम जो होता है वो 1/10 ऐब कूलाम के बराबर होता है। क्या होता है? एक कूलाम बराबर होता है 1/10 ऐब कूलाम के, ठीक है। एक कूलाम बराबर होता है 1/10 ऐब कूलाम, यानी कि EMU। इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐब कूलाम को लिख देते हैं EMU। एक कूलाम बराबर 1/10 ऐब कूलाम के, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा चलो अब इसके कुछ और छोटे छोटे से मात्रक हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। एक होता है मिली कूलाम। क्या होता है? एक इसका मात्रक है मिली कूलाम, जिसको हम कहते हैं MC। क्या कहते हैं? MC। उसका नाम होता है मिली कूलाम। तो एक MC इसको कहते हैं मिली कूलाम। क्या होता है ये? मिली कूलाम, ठीक। अच्छा मिली कूलाम जो होता है, एक मिली कूलाम की अगर बात करी जाए तो एक मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम के। किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ कूलाम के। अच्छा और आगे चलो, एक होता है माइक्रो कूलाम। इसका एक और होता है मात्रक, क्या? माइक्रो कूलाम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये म्यू, माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम की अगर बात करें तो एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम के, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको भी जरा सा हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कितने कूलाम के बराबर हो, अभी आपको लास्ट तक बताते हैं। फिर हम एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम के। और चलते हैं,
एक और मात्रक होता है उसका, क्या, नैनो कूलाम। क्या होता है, नैनो कूलाम, NC। ये होता है MC, मिली कूलाम, और एक होता है नैनो कूलाम, NC, नैनो कूलाम। अगर इसकी बात करें नैनो कूलाम की, तो एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलाम के। किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 कूलाम। अब एक मात्रक और पढ़ लेते हैं, एक होता है एक पिको कूलाम। कितना होता है, पिको कूलाम। पिको यानी कि PC उसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PC। इसका पूरा नाम होता है पिको कूलाम। क्या होता है, पिको, पिको कूलाम। एक पिको कूलाम जो है वो किसके बराबर होता है, एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलाम के। किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 कूलाम। एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम के। तो यहाँ तक ही हमने देखे, और कुछ अन्य मात्रक इसके पढ़ लिए। मिली कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम होता है, नैनो कूलाम होता है, और पिको कूलाम। सबकी हमने डिजिटें पढ़ ली कि एक माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है, नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम के बराबर होता है, एक पिको कूलाम जो है वो 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी हो गई बातें क्लियर। ये हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो क्या, हमने ये तो पढ़ लिया कि आवेश के ऊपर दो चार्ज होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धन चार्ज होता है, और एक होता है हमारा ऋण चार्ज। अगर कभी ऐसा किया जाए कि दो ऐसे चीज़ें ले ली जाएं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उन दोनों को पास पास ले आया जाए, तो क्या होगा। और अगर दो ऐसी चीज़ें ले ली जाएं जिनके ऊपर विपरीत चार्ज, यानी कि एक के ऊपर प्लस है और एक के ऊपर क्या है, माइनस है, अगर उन दोनों को पास पास लाया जाए तो क्या होगा। या इसके विपरीत ऐसा कुछ किया जाए कि एक कोई आवेशित चीज़ ले ली जाए जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज हो, और एक कोई ऐसी चीज़ ले ली जाए जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो। जैसे ये मार्कर, इसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है, ये क्या है, उदासीन है। तो अगर इसको कोई चार्जेबल वस्तु के पास ले जाया जाए तो क्या होगा, जिसके ऊपर धन या ऋण चार्ज हो, तो क्या होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक जब हम पहुँच ही गए हैं कि प्लस और माइनस के तक, तो हम प्लस और माइनस को अगर हम पास पास लाते हैं या दूर दूर ले जाते हैं तो आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर दो ऐसी वस्तुएं ले ली जाए जिनके ऊपर एक जैसा आवेश है, यानी कि अगर कोई ऐसी वस्तु ले ली जाए जिसमें एक वस्तु के ऊपर भी प्लस है और दूसरी वस्तु के ऊपर भी प्लस है, अगर दोनों प्लस प्लस वाली वस्तुओं को एक साथ रखा जाए या दोनों माइनस माइनस वाली वस्तुओं को एक साथ रखा जाए, तो इस ऐसी कंडीशन को कहते हैं सजातीय आवेश। क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। कौन सा आवेश कहते हैं इन्हें, सजातीय, सजातीय आवेश। ये कौन सा आवेश होता है, सजातीय आवेश, ठीक है ना, यानी कि एक जात वाला आवेश, एक जैसा आवेश। एक जैसे आवेश को कहते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है एक जैसा आवेश, और सदैव एक जैसे आवेश के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के बीच सदैव क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ध्यान रखना, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों के बीच सदैव क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे, अच्छा चलिए एग्जाम्पल हम आपको बाद में देते हैं, पहले थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब इसके विपरीत अगर विपरीत आवेश को लाया जाए पास में, यानी कि प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, इनको अगर हम रखते हैं पास पास में, तो ये हमारे कहलाते हैं विजातीय आवेश।
यानी कि विजातीय, विजातीय आवेश, ये हमारे कहलाते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होते हैं? दो अलग अलग आवेशों को कहते हैं विजातीय आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि विपरीत आवेशों को हम क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। और एक जैसे आवेशों को हम क्या कहते हैं? सजातीय आवेश। ठीक है, सजातीय आवेशों के बीच में सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेशों के बीच सदैव क्या होता है? आकर्षण होता है। सदैव क्या होता है? आकर्षण होता है। अच्छा, ये तो हमारे समझ में आ गया। अब एक और कंडीशन पढ़ लेते हैं, वो क्या हो गई? जब हम किसी अनावेशित वस्तु को, यानी कि ऐसी वस्तु जिसके ऊपर कोई आवेश ही ना हो, क्या हो? जिसके ऊपर कोई आवेश ना हो, उनको जब पास पास लाते हैं तो क्या होता है? जैसे यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव आवेश है जिसके ऊपर, उसके पास में हम कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं, कोई अनावेशित वस्तु जो है वो उसके पास ले जाएं तो क्या होगा? या कोई ऐसी ले लेते हैं जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और उसके पास में हम कोई क्या ले जाएं? अनावेशित वस्तु ले जाएं तो क्या होगा? अगर जब हम ऐसी कंडीशन होती है, जब किसी धनावेशित चीज़ के पास हम कोई न्यूट्रल चीज़ ले जाते हैं या ऋणावेशित चीज़ के पास हम कोई न्यूट्रल चीज़ ले जाते हैं, कोई न्यूट्रल वस्तु ले जाते हैं, तो वहाँ पर होता है क्या? हल्का आकर्षण। हल्का आकर्षण। अब चलिए, इन तीन ही कंडीशनें हो सकती हैं, क्योंकि दो ही आवेश हमारे होते हैं और तीन चीज़ें होती हैं। आवेश दो होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, और एक ऐसी वस्तु होती है जिसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं होता, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके और उसके बारे में अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, हमने देखा है क्या? चुंबक। चुंबक हम सभी लोगों ने देखा है। चुंबक में हमने पढ़े थे दो ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव होता है। कभी घर में आपको चुंबक मिले या मार्केट में जाइएगा, ऐसा चुंबक लेना जो एक स्टिक टाइप का होता है, दंड चुंबक जिसको कहते हैं। उसके दो ध्रुव होते हैं, एक पे धन ध्रुव होता है, उस पर पॉजिटिव लिखा होगा प्लस, और एक साइड पर लिखा होगा माइनस। तो जब दो दंड चुंबकों को लीजिएगा आप, और जब दोनों प्लस प्लस वाले चार्ज को एक पास पास लोगे, चुंबक को चुंबक के पास ले जाओ, लेकिन शर्त क्या है? उस वाले चुंबक पे भी धन साइड को ले जाओ और इस वाले चुंबक की भी धन साइड को पास पास ले जाओ। तो जब आप पास पास ले जाओगे तो देखना उनके बीच में जो है वो एक बल लगेगा, वो दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? ये धक्का दे रहे होते हैं, ये क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों? जब एक जैसी वस्तुएं हम पास पास ले जाते हैं तो उनके बीच में सदैव कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और इसके विपरीत जब हम दोनों चुंबकों में एक ऋण ध्रुव को धन ध्रुव के पास में ले जाते हैं तो सदैव क्या होता है? उसमें आकर्षण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब सेम ध्रुव को हम पास पास ले जाएंगे तो उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा, और जब हम विपरीत चिन्हों को, विपरीत ध्रुवों को पास पास लेकर जाते हैं तो उनके बीच सदैव क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं आवेशित अनावेशित वस्तु का। जैसे हम लोगों ने बचपन में एक खेल खेला होगा, क्या? छोटे छोटे से कागज़ के टुकड़ों को फाड़ा होगा और किसी कंघे को या स्केल को अपने बालों पर खूब अच्छे से क्या करते हैं? रगड़ लेते हैं। तो देखिए, जब हम किसी स्केल या कंघे को रगड़ते हैं तो वो स्केल या कंघा जो होता है वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है।
वो हमारे बालों पर रगड़ने से वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई कंघा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा खराब सा कंघा बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको कंघा लेना था, वो हमने कंघा ले लिया, खराब है तो क्या हो गया, है ना। तो जब हमने कंघे को खूब अच्छे से अपने बालों पर रगड़ा तो वो कंघा हमारा क्या हो गया, आवेशित हो गया, आवेशित। वो हमारा कंघा क्या हुआ, बालों पर रगड़ने की वजह से क्या हो गया, आवेशित हो गया। लेकिन जो हमने कागज के टुकड़े रखे थे, जो कागज के हमने टुकड़े लिए थे, क्या वो आवेशित है, नहीं, कागज के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब हम कंघे को उन कागज के टुकड़ों के पास ले आते हैं तो वो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, हल्के हल्के से जो है वो कंघे की तरफ खींचने लगते हैं। होता है ना ऐसा, आपने बाई प्रैक्टिकल देखा होगा, जब किसी कंघे को या स्केल को या पेन को हम खूब कसके से जो बालों पर रगड़ते हैं और फिर उनको कागज के पास ले आते हैं, तो हल्का हल्का कागज जो है वो क्या होता है, उस चीज में चिपक जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है, जब किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को हम लेकर जाते हैं तो उनके बीच सदैव क्या होता है, हल्का आकर्षण बल लगता है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल कब लगता है, जब दो विपरीत चिन्हों को हम पास यानी कि माइनस चार्ज को प्लस चार्ज के पास ले जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कस के आकर्षण बल कार्य करता है। और जब दोनों सेम चिन्हों यानी कि धन ध्रुव को धन ध्रुव के पास में ले जाते हैं तो सदैव क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, तब आकर्षण बल काम नहीं करता है। तो जब हम धन आवेश को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं तो क्या होता है, उनमें हल्का आकर्षण होता है, जिसका हम लोगों ने ये एक उदाहरण अच्छे से समझ लिया। और ये हम लोगों ने अपनी लाइफ में अपने जो ये टाइम पीरियड हमारा गुजरा है, स्कूल का टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में हमने ये हरकत करी ज़रूर होगी और ये चीज़ें हमने देखी भी अवश्य होंगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमने ये नहीं देखा है, सबने देखा होगा, सबके आंखों के सामने की प्रैक्टिकल की बात है। इसलिए हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपने देखी हो, जिनको आप अच्छे से जानते हो, ताकि उनसे आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सको। तो हमने क्या किया, कंघे को जब अच्छे से रगड़ा तो कंघा तो आवेशित हो गया। अब कंघा आवेशित होने के बाद जब किसी हम अनावेशित वस्तु के पास उसको ले गए, कागज़ के पास ले गए, अब कंघे को रगड़ कर तुम पेन के पास में ले जाओ तो पेन को वो नहीं चिपका पाए, क्योंकि उसका वजन क्या होता है, ज़्यादा, वो हल्का सा होता है। कागज़ का वजन कम होता है, इसीलिए कागज़ जो है वो उठ जाता है, क्योंकि इतना आकर्षण बल उसके बीच में नहीं होता है कि वो पेन को घसीट ले। समझ गए ना, लॉजिक समझना। ऐसा ना बताना थोड़ी देर बाद कि बोलो कि हमने तो उसको खूब कसके से रगड़ा था लेकिन वो पेन को उठा ही नहीं पाया, पेन तो अनावेशित था, पेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन वो पेन को नहीं घसीट पा रहा है। नहीं, पेन का वजन ज़्यादा होता है इसलिए वो पेन को नहीं घसीट पाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट मत लगा लेना, नहीं तो थोड़ी देर बाद तुम बताओगे कि सर ने गलत पढ़ा डाला सर। हाँ, ये कागज़ के टुकड़े होते हैं बहुत ही हल्के वजन के, एकदम उनका वेट क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इसके बीच में इतना न्यूनतम बल कार्य करता है कि वो बहुत ही हल्की चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है। इसीलिए हमने लिखा है इसमें क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है। जब कसके से आकर्षण होता है तो वो उसको पेन को भी क्या होता है, घसीट लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आवेश से लेकर यहाँ तक की ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इन सभी चीज़ों का जितना भी हमारे आज का ये लेक्चर हुआ है, इन सभी चीज़ों का लेक्चर नोट्स जो है वो हम आपको PDF के माध्यम से जो है वो अपने ग्रुप पर सेंड कर देंगे। वहाँ से आप जो है वो इन लेक्चर नोट्स को जो है वो तैयार कर लीजिएगा। चलिए, और किसी को ये PDF चाहिए हो तो वो क्या कर सकता है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा मिलेगा, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर अपना क्लास लिखकर और कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, फिज़िक्स का लेक्चर 1 की नोट्स चाहिए तो आप जो है वो लिख दीजिएगा क्लास 12th फिज़िक्स लेक्चर 1st। तो हम जो है वो आपको ग्रुप का लिंक और PDF नोट्स जो है वो इस लेक्चर की आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप जो लेक्चर को देखकर
इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें और PDF के थ्रू जो है वो आप इनको फेयर कर लें, ताकि आप लर्न भी करते चलें साथ में और समझते भी। जब हम लर्न करते चलेंगे और समझते चलेंगे तो यकीन मानिए हमको पेपर में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे 100% जो है वो पेपर में 100 आउट ऑफ 100 नंबर जो है वो आसानी के साथ आ जाएंगे। और साथ ही साथ हम जो है JEE नीट इन सब पेपर को अगर देते हैं तो इनको भी हम लोग अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं और अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।